हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो 2019 का आईएएस का प्रीलिम का पेपर हुआ था, उसको डिस्कस करने वाले हैं। और आपको बता दें कि इससे पहले हम लोगों ने 2022, 21 और 20 तीनों साल के पेपर डिस्कस कर लिए हैं, जिसके लिए हमने 12 लेक्चर लिए थे। एक लेक्चर में हम लोग 1 से 25 तक के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और इस तरीके से हमने 12 लेक्चर में वो 3 साल के जो पेपर है उसको डिस्कस कर लिया है। अब आज से हम लोग 2019 का पेपर लिया है हमने और हर दिन एक लेक्चर अपलोड होता है, तो आप प्लीज़ इसको फॉलो कीजिए, क्योंकि आपने हर एक टॉपर से लगभग सुना होगा कि वो बोलते हैं कि आपको सिलेबस और यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उससे लगातार आपको टच में रहना होता है। आपको ये भी साथ साथ बता दें कि हम यूपीएससी के जो मेंस के क्वेश्चन होते हैं, जीएस मेंस के और ऑप्शनल के क्वेश्चन हैं, उसके भी लगातार वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो अगर आप सीरियस हैं प्रिपरेशन को लेके, तो आप इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करें। तो अब चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है यहाँ पे, वो ये है कि विद रेफरेंस टू मुगल इंडिया, व्हाट इज आर द डिफरेंस या डिफरेंसेस बिटवीन जागीरदार एंड जमींदार। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि मुगल इंडिया से है। मुगल इंडिया में भी उन्होंने क्या पूछा है कि जागीरदार और जमींदार में क्या अंतर था। अब देखिए इसका ऑप्शन देखते हैं हम लोग। जागीरदार वेयर होल्डर्स ऑफ लैंड असाइनमेंट्स इन ल्यू ऑफ जुडिशियल एंड पुलिस ड्यूटीज। तो पहले ऑप्शन में ये बोला जा रहा है एक पार्ट में कि जो जागीरदार थे वो लैंड असाइनमेंट के होल्डर्स थे, यानी कि उनके पास जो भी लैंड था उसके होल्डर वो माने जाते थे और उसके बाद उनको जुडिशियल और पुलिस ड्यूटीज भी दी जाती थी। दूसरे में बोला जा रहा है दूसरे पार्ट में इस ऑप्शन के कि वेयर इज जमींदार वेयर होल्डर्स ऑफ रेवेन्यू राइट्स विदाउट ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एनी ड्यूटी अदर देन रेवेन्यू कलेक्शन। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि जो जमींदार थे वो उनके पास रेवेन्यू राइट्स के मतलब होल्डर थे वो, लेकिन उनके पास और इसके अलावा रेवेन्यू कलेक्शन के अलावा उनके पास और कोई ड्यूटी नहीं थी। यानी पहले ऑप्शन में क्या है कि जो जागीरदार हैं वो पहले तो लैंड असाइनमेंट के होल्डर थे, दूसरा उनके पास जुडिशियल और पुलिस ड्यूटी भी थी, लेकिन ज़मींदार जो थे वो बस रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और उसके अलावा उसके पास कोई अधिकार नहीं थे। तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन को डिस्कस करके हमें ये पता चलता है कि जो यूपीएससी है वो हमें टर्म्स को रिलेटेड क्वेश्चन पूछती रहती है। हमने 3 साल के जो पीछे पेपर्स डिस्कस किए हैं उसमें भी आपने देखा होगा कि टर्म्स को लेके कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी द्वारा। तो इसमें आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है और उसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो जैसे जागीरदार है, मनसबदार है, आपने ये टर्म्स ज़रूर सुने होंगे, अपने मुगल इंडिया को पढ़ा होगा या फिर एंशिएंट इंडिया को पढ़ा होगा। तो इस तरह के टर्म आते रहते हैं, जैसे कि दिनार है, रुपयक है। तो ये जो टर्म्स है आपको विशेष रूप से इस चीज़ को ध्यान रखना है कि आखिर जो जो टर्म यूज़ किया गया है वो आखिर किस चीज़ के लिए यूज़ किया गया है, किस काल में यूज़ किया गया है, किस राजवंश के अंतर्गत यूज़ किया गया है, और उस टर्म का पूरा मतलब आपको पता होना चाहिए स्पष्ट रूप से। तब जाके इस तरह के क्वेश्चन को आप डिस्कस कर पाएंगे, उसका आंसर दे पाएंगे। दूसरा है लैंड असाइनमेंट्स टू जागीरदार्स वेयर हेरिडेटरी एंड रेवेन्यू राइट्स ऑफ जमींदार्स वेयर नॉट हेरिडेटरी। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो जागीरदार्स के पास जो लैंड असाइनमेंट थे ना वो हेरिडेटरी थे, यानी कि उनके बच्चे भी, अगर जागीरदार मर गया तो उनके बच्चों के पास वो राइट चला जाएगा। जबकि ये जमींदार के केस में नहीं था, यानी कि जो जमींदार के पास जो रेवेन्यू कलेक्शन का राइट था उसके अलावा कोई ड्यूटी नहीं थी उसके। तो उसका केस में ऐसा नहीं था, यानी जमींदार मर गया तो उसके जरूरी नहीं कि उसका जो राइट था रेवेन्यू कलेक्शन का उसके बच्चों को भी मिलेगा, यानी कि ये चीज़ उसके पास नहीं थी, जबकि जागीरदार के पास हेरिडेटरी थी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया। तो मैं आपसे अभी अभी बताया आपको कि जो भी टर्म्स हो, उसके प्रोविजंस हो, जो भी आपको लगे कि हाँ स्पेशल चीज़ यहाँ पर कुछ टर्म मेंशन किए गए, जब जागीरदारी है, मनसबदारी है, इस तरह के जो टर्म्स है, तो आपको प्रॉपर उसका पता होना चाहिए कि उसमें है क्या, उसका प्रोविजन क्या है, उसका डिटेल्स क्या है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग चलते हैं कि विद रेफरेंस टू लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। तो लैंड रिफॉर्म से क्वेश्चन है, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसका जो सिलेबस में है वो मेंशन किया हुआ है। हमारे जो लैंड रिफॉर्म है वो आपको मेंशन किया हुआ है GS3 का पेपर में। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 यानी कि GS3 का ये सिलेबस है। और इसमें अगर आप देखें यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भारत में भूमि सुधार। तो आप कहते होंगे कि प्रीलिम्स का मेन से कैसे क्वेश्चन उठ सकता है। तो बिल्कुल, क्योंकि मेंस की तैयारी ही होती है। आपने कई सारे टॉपर से सुना होगा, अपने क्लास टीचर से सुना होगा जिसके आप कोचिंग करते होंगे, उन्होंने भी बोला होगा कि मेंस की तैयारी ही होती है और प्रीलिम्स की तैयारी जो होती है वो बस 1-2 महीने होती है लास्ट में, जो कि हम लोग टेस्ट सीरीज वगैरह और जो उसके फैक्ट्स वगैरह होते हैं उसको रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। तो मेंस की तैयारी होती है, तो इसलिए मेंस का सिलेबस को बिल्कुल इग्नोर ना करें प्रीलिम्स के लिहाज से। मेंस में भी देखिए भारत में भूमि सुधार के ऊपर ये यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। मैं साथ साथ इसको आपको अंग्रेजी वर्जन में भी आपको दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ जनरल स्टडीज 3 का जो पेपर है उसमें आपको मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ कि लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया जो है वो आपके सिलेबस में मेंशन है प्रॉपर।
मैं इसलिए दोनों चीज़ में दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे दोनों भाषी लोग हैं। तो आपने देखा होगा कि मैं क्वेश्चन तो इंग्लिश में पढ़ता हूँ, लेकिन उसको हिंदी में भी ट्रांसलेट करता हूँ। तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, दोनों लोगों के लिए है, ताकि एक ही वीडियो में दोनों का काम हो जाए। तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि विद रेफरेंस टू लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। तो लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर सवाल है, और हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया में आप जानते होंगे कि जैसे ही हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ उस समय लैंड रिफॉर्म्स की बात की गई और उसके रिगार्डिंग बहुत सारे कदम भी उठाए गए। तो उसके ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला जो स्टेटमेंट है कि द सीलिंग लॉज वेयर एम्ड एट फैमिली होल्डिंग्स एंड नॉट इंडिविजुअल होल्डिंग्स। यानी कि एक आदमी कितना जमीन रख सकता था अपने पास। लैंड रिफॉर्म्स के अंदर जो नए कानून बने स्वतंत्रता आंदोलन के बाद, यानी स्वतंत्र होने के बाद जो हमारे लैंड रिफॉर्म्स के कानून बने, उसमें क्या ये प्रोविज़न था कि एक आदमी कितना लैंड रख सकता है। उसमें जो ये जो प्रोविज़न था कितना लैंड रख सकता है, वो किसी इंडिविजुअल पे नहीं था बल्कि पूरे फैमिली होल्डिंग पे था। तो क्या ऐसा है? दूसरा है कि द मेजर एम ऑफ लैंड रिफॉर्म्स वाज प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चरल लैंड टू ऑल द लैंडलेस। दूसरा ऑप्शन है कि जो लैंड रिफॉर्म्स थे उसका जो किए गए थे उसका जो मुख्य लक्ष्य था वो जितने भी लैंडलेस हैं, यानी कि भारत में जितने भी जिन लोग हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, उनको एग्रीकल्चरल लैंड देना था। ये लैंड रिफॉर्म का मेन लक्ष्य था। तीसरा ऑप्शन है कि इट रिजल्टेड इन कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप्स एज ए प्रीडोमिनेंट फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन। तो इसमें यह बोला गया है कि इससे क्या हुआ, जब लैंड रिफॉर्म्स लागू किए गए तो इससे ये हुआ कि जो कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप्स था, यानी जो नगदी फसलों की जो कल्टीवेशन थी वो बढ़ गई। चौथा है कि लैंड रिफॉर्म्स परमिटेड नो एग्जम्पशंस टू द सीलिंग लिमिट्स। तो चौथा ऑप्शन है कि जो लैंड रिफॉर्म्स किए गए उसमें ऐसा कोई भी एग्जम्पशन नहीं दिए गए सीलिंग लिमिट्स के ऊपर में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो लैंड रिफॉर्म जो इंडिपेंडेंट इंडिया में किया गया उसके ऊपर क्वेश्चन है, और उसके किस चीज़ के ऊपर क्वेश्चन है, उसके सीलिंग लिमिट को लेकर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, ऑप्शन बनाया गया है। दूसरा ये है कि जो उसके लक्ष्य क्या था उसके ऊपर बनाया गया है, उसके परिणाम क्या हुआ, तीसरा ऑप्शन देखेंगे तो उसके ऊपर क्वेश्चन बनाया गया है, और चौथा ये है कि उसके एक प्रोविज़न के ऊपर क्वेश्चन बनाया गया है। तो प्लीज़ आप इस तरह के जो अप्रोच है वो आप अप्रोच को आप डेवलप करें, और जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इस तरह से डिस्कस करते रहेंगे तो आपके दिमाग में चीज़ें अपने आप दर्ज होती रहेंगी। और जब आप अपनी किताब उठाएँगे या फिर करंट अफेयर मटेरियल उठाएँगे तो मेरा यकीन कीजिए, आप मेरा विश्वास कीजिए कि आपके अंदर अप्रोच ऑटोमेटिक डेवलप होती रहेगी, और आपकी जो पढ़ाई करने का तरीका है उसमें बिल्कुल यूपीएससी जो चाहती है वही आप पढ़ेंगे। अपने किताब में जो अब तक पढ़ा होगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद जो आप पढ़ेंगे, दोनों में बहुत अंतर होगा। आप बिल्कुल टू द पॉइंट तैयारी करेंगे, यानी कि जो सबसे ज़्यादा रिलेवेंट और जिसके पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा होगी, जिस तरीके से पूछे जाने की संभावना होगी, वो अप्रोच आपके अंदर डेवलप हो जाएगी। इससे आपका क्या होगा, आपका समय भी बचेगा और आपकी जो एनर्जी है वो भी बचेगी, और आप एग्ज़ाम में जब बढ़िया परफॉर्म करेंगे इसके दम पे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो इसी के साथ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है कि द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय द। तो यहाँ पर एक रिपोर्ट की बात की गई है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। तो इसको कहा गया कि इसको कौन पब्लिश करता है। तो पहला ऑप्शन हम देख सकते हैं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। दूसरा है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसको आप अंकटाड बोलते हैं। तीसरा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। चौथा है वर्ल्ड बैंक। तो यहाँ पर 4 आपको इंस्टीट्यूशंस के नाम दिए गए हैं जो वर्ल्ड लेवल पर हैं, और इस क्वेश्चन को डिस्कस करके हमें ये पता चलता है कि कोई रिपोर्ट है जो कि वर्ल्ड लेवल पे निकल रही है, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और खासकर ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ये हमारे लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि मोदी जी ने इसका कई बार जिक्र किया था कि हमारी जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो बढ़ रही है, या फिर जो हमारे जो लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में जो हम लोग इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, यानी कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, चाहे वो रेल हो, चाहे रोड हो, एयरपोर्ट्स हो, तो उसके चलते जो हमारी कॉम्पिटिटिवनेस कॉस्ट है वो यानी कि कम हो रही है, और हमारे जो एक्सपोर्ट हो रहे हैं वो फॉरेन मार्केट्स में उसके दाम घट रहे हैं, जिसके वजह से वो हमारे यहाँ ज़्यादा कंपटीटिव हो रही है फॉरेन बाज़ारों में। इसके कारण हमारी जो सेल है वो ज़्यादा हो रही है वहाँ पे। तो उसका जिक्र बार-बार प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था, हमारे जो सड़क परिवहन मंत्री थे उन्होंने किया था, तो उसके ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है। और देखिए आपको ये इसके ऑप्शन को देख के भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूपीएससी का कौन से जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो फेवरेट हैं और उनके मतलब पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आईएमएफ का नाम हुआ है, फिर अंकटाड का नाम हुआ है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का नाम हुआ है, और वर्ल्ड बैंक का नाम हुआ है। और आप जानते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप देखेंगे तो इनके भी रिपोर्ट, ये भी जो रिपोर्ट जारी करते हैं, ये चारों जो संस्था है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको इस तरीके से मैं आपको ये प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ इस मटेरियल में, इस वीडियो में, कि आप
इसका सॉल्यूशन तो आप ढूंढ ही लेंगे, लेकिन मैं आपको पढ़ाई का तरीका बनाना चाहता हूँ कि जो कि एक्चुअल तरीका है यूपीएससी की तैयारी का। और ये जो अप्रोच है मैंने अपने से नहीं बताया है, जो टॉपर्स है उनके वीडियोज़ को सुन के बताया है, और वो जिस तरीके से पढ़ाई करते हैं उसको अप्लाई करके बता रहा हूँ मैं आपको। नेक्स्ट यहाँ पे जो चौथा नंबर क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। अब देखिए यहाँ पर चार्टर एक्ट ऑफ 1813 का यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। आपने अगर लक्ष्मीकांत पढ़ी है अच्छे से तो आपको आसानी से उसमें पहले ही चैप्टर में 1813 का एक्ट आपको मिल जाएगा। 1813 ही नहीं, आपको 1833 का एक्ट मिलेगा, उसके बाद आपको 1935 का एक्ट मिलेगा, 1919 का मिलेगा, 1909 का मिलेगा। तो बहुत सारे आपको एक्ट्स मिलते हैं वहाँ पे। तो उसके ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया, तो आप इसके लिए तैयार रहें कि अगली बार जब अपना फर्स्ट चैप्टर खोले आप लक्ष्मीकांत का, आप पढ़ते ही होंगे, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि सारे टॉपर्स रिकमेंड करते हैं, टीचर्स रिकमेंड करते हैं, और पढ़नी भी चाहिए। बिल्कुल बहुत अच्छी किताब है, खासकर प्रीलिम्स के लिहाज से और कुछ कुछ मेंस के लिहाज से भी। तो जब आप उस किताब को पढ़ेंगे तो आपका दिमाग ऑटोमेटिक क्लिक करेगा कि अरे यार, ये मैंने क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और उसको फिर आप तुरंत उसका दिमाग आपका जो है उसको इंपॉर्टेंस देने लगेगा, और जैसे ही आपके दिमाग ने इसको इंपॉर्टेंस दिया, आप समझ जाइए कि आपकी जो तैयारी है वो बिल्कुल आपकी फोकस्ड हो जाएगी, यानी कि आपका दिमाग इधर उधर से हट के और आपका उस किताब पे आपका मन लगने लगेगा कि ये क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो पहला ऑप्शन इसका देखते हैं कि इट इंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि इसने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो उस समय शासन कर रही थी, उसकी जो ट्रेड मोनोपोली थी, यानी कि जो व्यापार में उसकी एकाधिकार था, उसको ख़त्म कर दिया। लेकिन किस चीज़ में ख़त्म नहीं किया एकाधिकार को? तो वो ट्रेड इन टी यानी चाय में जो व्यापार कर रही थी कंपनी इंडिया से, और जो चाइना के साथ जो व्यापार कर रही थी उसमें उसकी मोनोपोली रही, यानी कि उसके अलावा, उस कंपनी के अलावा, ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा और कोई भी कंपनी चाय में व्यापार नहीं कर सकती थी और चाइना के साथ व्यापार नहीं कर सकती थी। यानी इन दोनों मामले में सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही डील करती। दूसरा ऑप्शन ये है कि इट असर्टेड द सॉवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेरिटरीज हेल्ड बाय द कंपनी। तो दूसरे ऑप्शन में आपको ये देखने को मिल रहा है कि इसने जो ब्रिटिश क्राउन की जो अप्रोच थी, उसने सॉवरेनिटी को उसके इंडियन टेरिटरीज के ऊपर और असर्ट किया, यानी कि उसने दावा और मजबूत किया कि हाँ, जो इंडियन टेरिटरी जो कंपनी के द्वारा रखी गई है इंडिया में, वो उस पर ब्रिटिश क्राउन का दावा है। तीसरा ये है कि द रेवेन्यूज ऑफ इंडिया वे नाउ कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो तीसरा जो ऑप्शन ये है कि जो रेवेन्यू ऑफ इंडिया था, यानी कि जो भारत में जो रेवेन्यू जनरेट कर रही थी कंपनी, वो अब ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था। तो ये प्रोविजंस जो थे वो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के अंतर्गत किए गए। तो क्या ये सही है? तो इस क्वेश्चन को आप देख के आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो एक्ट को लेके, जो हमारे जो पहले चैप्टर में जो एक्ट दिए हुए हैं, और जो हमारे जो जितने भी तरह के रिफॉर्म्स दिए गए हैं, पार्लियामेंट रिफॉर्म्स हो या फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स हो, तो उसके ऊपर कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमारा दिमाग अब ऑटोमेटिक उसको रीड कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। विद रेफरेंस टू स्वदेशी मूवमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो स्वदेशी मूवमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, और स्वदेशी मूवमेंट आप जानते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। अक्सर आपने मेंस में भी इसके ऊपर क्वेश्चन देखा है, और प्रीलिम्स में भी पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं इसके ऊपर, और इस बार भी आपको देखने को मिल रहा है। तो प्लीज़ स्वदेशी मूवमेंट अब आप जब भी आपको देखने को मिले तो प्लीज़ उसको गौर से पढ़िएगा इसको। तो पहला ऑप्शन इसमें क्या दिया गया है? इट कंट्रीब्यूटेड टू द रिवाइवल ऑफ द इंडिजिनस आर्टिसन क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज। तो इसने ये बोला है कि जब स्वदेशी मूवमेंट हुआ तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि जो इंडिजिनस आर्टिसन क्राफ्ट थे, यानी कि जो भारत की जो पहले की जो आर्टिसन क्राफ्ट, यानी कि आप बोल सकते हैं जो कला थी, यानी कि जैसे कि पॉटरी की, यानी बर्तन बनाने की कला, या फिर कपड़े बनाने की कला। आपने सुना होगा कि हमारी जो इंडस्ट्री थी कपड़ा बनाने की, यानी कि जो बुनाई होती थी, और उसकी जो स्वदेशी लेवल पे जो हमारी थी वो आप जानते हैं कि आपने पढ़ा होगा विदेशों में और ख़ासकर लंदन में, उसमें उसमें उसकी कितनी डिमांड थी। उसने पूरे जो यूरोपियन मार्केट था उसको भारतीय बाज़ारों ने पाट दिया था, भारतीय वस्तुओं ने पाट दिया था उसको। यानी कि वहाँ आप उसके जो कॉमन जितने भी कपड़ों से रिलेटेड जो भी आपके आइटम देखने को मिलते थे यूरोपीय परिवारों में, वो भारतीय ही रहते थे। तो इसने ये बोला है कि स्वदेशी मूवमेंट ने वही काम किया कि जो ब्रिटिश जो हमारे ऊपर शासन कर रहे थे, और उन्होंने भारतीय उद्योगों को तबाह कर दिया, और उसके ऊपर जो मैनचेस्टर में बने कपड़े थे उसको थोप दिया, और इस तरीके की पॉलिसी अपनाई जिससे भारतीयों को नुकसान हुआ, यहाँ के व्यापार को नुकसान होकर जो ब्रिटेन के इंडस्ट्री थे उसको फ़ायदा पहुँचाया। तो उसको उलट करने के लिए, यानी कि भारतीय उद्योगों को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए इसने जो स्वदेशी मूवमेंट ने वो काम किया है।
दूसरा ऑप्शन ये है कि द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वाज इस्टेब्लिश एज ए पार्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। तो दूसरा ऑप्शन ये है कि जो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन है, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद जो है, उसकी स्थापना की गई थी एज ए पार्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, यानी स्वदेशी मूवमेंट के अंतर्गत ही। तो 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो प्लीज़ जब भी आप स्वदेशी मूवमेंट पढ़ें तो उसके आपको कॉजेज़ भी पढ़ने पड़ेंगे और उसके जो प्रोविजंस थे, यानी कि उस स्वदेशी मूवमेंट के अंदर क्या-क्या किया गया, यानी कि जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। क्या उस समय कोई गाना पर्टिकुलर उस समय गाया गया, जैसे कि आप वंदे मातरम जैसे की बात कर सकते हैं। क्या उस समय कोई गीत लिखे गए या फिर कोई समाचार पत्र बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ? उस समय क्या महिलाओं ने क्या रोल निभाया? इस तरीके से अप्रोच आपको डेवलप करनी होगी, तब आप इस तरह के क्वेश्चंस को डिस्कस कर आंसर कर पाएँगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पर है 6 नंबर, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो यहाँ पर 2 पेयर दिए गए हैं जिसमें एक तरफ मूवमेंट है या फिर ऑर्गेनाइजेशन के नाम है और दूसरे तरफ लीडर हैं। तो पहला जो आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन को डिस्कस करके हमें ये चीज़ पता चल जाएगा कि कौन से लीडर जो हैं वो यूपीएससी के लिहाज से इंपॉर्टेंट है और कौन से जो मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो यूपीएससी पूछना चाहती है। तो जैसे मैं आपको यहाँ नाम किस-किस का आ रहा है लीडर में बात करें, तो महात्मा गांधी तो आप जानते हैं वो ऑल टाइम हीरो हैं। दूसरा है स्वामी सहजानंद सरस्वती, उनका नाम है, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तीसरा है ईवी रामास्वामी नाययर, तो हमारे लिए जो ईवी रामास्वामी नायकर हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है, तो अगली बार आपको सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जब आपको किताब में मिले तो आप उसको ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट है कि ऑल इंडिया किसान सभा, तो किसानों से रिलेटेड कोई भी अगर संस्था है, जैसे कि यहाँ पर ऑल इंडिया किसान सभा की बात की जा रही है, तो हो सकता है कि अगली बार कोई दूसरे किसान सभा की बात हो, तो प्लीज़ उसको ध्यान दीजिएगा। फिर है ऑल इंडिया एंटी टचेबिलिटी लीग। अब एंटी टचेबिलिटी सुन के आपको ये लगता है कि ये किसी वल्नरेबल सेक्शन के दलित वगैरह के लिए होगी, तो आप प्लीज़ अगर दलित के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं और जो भी इस तरह के ग्रुपिंग बनाए गए हैं या फिर कोई संस्था बनाई गई है, कोई अंबेडकर जी के द्वारा बनाई गई हो या फिर किसी के द्वारा बनाई गई हो, तो प्लीज़ उसको आप गौर से देखिएगा कि उसकी स्थापना किसने की, कब की और किस पर्पज़ से की और किन लोगों के लिए की। ये चीज़ आपको अप्रोच डेवलप करनी होगी, तब आप इस तरह के जो क्वेश्चन है उसका आंसर दे पाएंगे। तो ये इसमें मैच करने के लिए बोला जा रहा है कि जो मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसका लीडर के साथ आपको इसको मैच करना है कि कौन किससे जुड़े हुए थे। तो मैंने आपको जो अप्रोच बताई उससे आप इस क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हड़प्पन साइट। अब यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि हड़प्पन साइट इसमें से कौन नहीं है। तो आपको याद होगा कि जो हम लोग हड़प्पन जो हिस्ट्री ऑप्शनल के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अगर मेरी वीडियो देखी होगी, हिस्ट्री ऑप्शनल के जो प्रीवियस क्वेश्चन हम वहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जो पहले 50 जो नंबर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें मैप रिलेटेड उसमें टर्म्स दिए जाते हैं कि आपको कहाँ पर कौन सा जो मैप का जो प्लेस है उसको लोकेट करना होता है, साथ साथ उसमें आपको 30 शब्दों में उसको आंसर भी देना होता है कि ये चीज़ जो प्लेस है उसको आप 30 शब्दों में डिस्क्राइब कीजिए। तो उन लोग के लिए तो आसान है ये चीज़, लेकिन जो जीएस में जीएस के वालों की बात करें तो हमारे लिए जो आपने देखा होगा हमारे जो सिलेबस में है वो इंडियन सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर आपको उसमें पार्ट देखने को मिलता है, यानी कि हमारा जो GS1 का सिलेबस है उसमें कल्चर हमारा एक पार्ट है। तो उसके लिहाज से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हड़प्पन तो आप जानते हैं कि हड़प्पा हमारी सबसे हमारी भारत की जो सबसे पुरानी आप बोल सकते हैं सिविलाइजेशन है वो हड़प्पा ही है। और हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर साल इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आप प्लीज़ हड़प्पा को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझिए और मैं जानता हूँ समझते ही होंगे, लेकिन आपको इस क्वेश्चन से ये चीज़ आपको अप्रोच डेवलप होगी कि उसमें आपको हड़प्पन साइट के बारे में कुछ ज़्यादा ही ध्यान देना होगा। यानी कि उसमें कौन से जो जैसे आपने एनसीईआरटी पढ़ी हड़प्पन साइट में, हड़प्पन की जब आप सिलेबस पढ़ रहे हैं उसमें आपने हड़प्पन का चैप्टर खोला, तो आपको कौन-कौन सी जो साइट है आपको उसको प्रॉपर मैप पे लोकेट करनी है। आप कहेंगे कि मैप पे क्यों लोकेट करें? तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि जो यूपीएससी है वो मैप के ऊपर बहुत ही ज़्यादा फोकस करती है और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड वो अप्रोच चाहती है कैंडिडेट से कि जो भी उसके सामने आए उसकी वो प्रॉपर एनालिसिस करे। तो प्लीज़ आप मैप को बिल्कुल इग्नोर मत करें। अगर कोई भी हड़प्पन टर्म हो या फिर आप मौर्यन पीरियड का कोई शहर हो तो आप प्लीज़ उसको ज़रूर लोकेट करें कि वो किस क्षेत्र में पड़ रही है, कौन से राज्य में पड़ती है, क्या वो समुद्र से आसपास है, क्या वो हमारे इक्वेटर के आसपास है, इक्वेटर से दूरी कितनी है, हमारी जो ग्रीनविच जो IST है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है उससे कितनी दूरी है। आपने देखा होगा कि कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से जो शहर हैं वो ऊपर हैं, कौन से जो शहर हैं अक्षांश से दूर हैं, नज़दीक हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर आप प्रैक्टिस करें। अब बात यहाँ पर हो जाती है कि इनमें से कौन हड़प्पन साइट नहीं है, तो प्लीज़ अगली बार जब भी आप पढ़ें कोई भी शहर का नाम आपकी किताब में आए, चाहे वो एंशिएंट इंडिया की हो या मिडिवल इंडिया की हो, तो
तो ये चीज़ क्लियर रहे कि वो जो शहर का नाम आया है वो किस पीरियड का है, यानी क्या वो ऋग्वैदिक पीरियड का है या फिर हड़प्पन पीरियड का है या फिर वो गुप्ता पीरियड का है या फिर हर्षवर्धन के पीरियड का है या फिर मुगल पीरियड का है। ये चीज़ आपको क्लियर होनी ही चाहिए, तब जाके आप इस तरह के क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ स्कल्पचर इंस्क्रिप्शन इन रन्यो अशोका या किंग अशोका मेंशन्ड along with the stone portrait of अशोका। तो यहाँ पर अशोक के ऊपर क्वेश्चन है और आप जानते हैं अशोक हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हमारे यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से तो हैं ही, साथ ही अगर हम पूरे भारतवर्ष के आदर्शों की बात करें तो अशोक का नाम बहुत ही आदर से लिया जाता है। एक ऐसा राजा जिसने युद्ध को छोड़ दिया, एक ऐसा राजा जो कि बिल्कुल एक तरीके से सद्भावना से भरा हुआ था। शुरू में उसके शुरुआती दिनों को देखें तो बहुत ही क्रूर आपको मालूम पड़ेंगे, लेकिन जब उसमें परिवर्तन आया तो वो एक क्रांतिकारी और एक महान शासक साबित हुआ, जो कि भारत के इतिहास में उसको सबसे महान शासकों में महान के नाम से जाना जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रन्यो अशोका के नाम से बोला जा रहा है। उसमें बोला गया है कि कौन से रिलीफ स्कल्पचर इंस्क्रिप्शन में रन्यो अशोका है वो मेंशन है, जिसमें अशोक का पोर्ट्रेट भी है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमारे लिए रिलीफ स्ट्रक्चर जो इंस्क्रिप्शन हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। कॉइन भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, कॉइन भी हो सकते हैं, इंस्क्रिप्शंस हो सकते हैं, मॉन्यूमेंट्स हो सकते हैं, कोई बिल्डिंग हो सकती है, कोई टेम्पल हो सकता है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन डिस्कस करके आपको ये पता चलता है कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ में ये बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा जो रिलीफ स्ट्रक्चर था उसमें रन्यो अशोक मेंशन है। तो हो सकता है कल को और भी कुछ पूछ लिया जाए कि कौन से जो पिलर है उसमें ये चीज़ अंकित है, कौन से जो काइन है उसमें सितार वाले जो शासक हैं उनकी मुद्रा देखने को मिलती है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि मैं जो बोलना चाह रहा हूँ आप समझ रहे होंगे। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप फॉलो करें कि जो भी इंस्क्रिप्शन का नाम है, कॉइन का नाम आए, तो आप उसके डिटेल्स को देखिए कि उसमें किस चीज़ का मेंशन किताब में किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है 9 का कि कंसीडर द फॉलोइंग। तो उसमें पहला जो ऑप्शन है कि डाइफिकेशन ऑफ द बुद्धा, दूसरा है कि ट्रेडिंग द पाथ ऑफ बोधिसत्व और तीसरा है इमेज वर्शिप एंड रिचुअल्स। और पूछा गया है कि विच ऑफ द एबव इज आर फीचर या फीचर्स ऑफ महायान बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म आप जानते हैं हमारे सिलेबस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर अगर प्रीलिम्स की बात की जा रही तो कल्चरल हिस्ट्री हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके अंतर्गत जो बुद्धिज्म और जैनिज्म है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ बुद्धिज्म और जैनिज्म ही क्यों, हम आप बात कर सकते हैं जो भक्ति मूवमेंट है वो इम्पोर्टेंट है, जिसमें आप अलवार और नैनार की बात सुनते हैं। फिर सूफीज़म की बात करते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और जो बुद्धिज़्म ही सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है, बुद्धिज़्म के अंदर कौन कौन से सेक्ट हैं और उसके सेक्ट के क्या मतलब उसकी स्पेशलिटी है और वो किस चीज़ों में विश्वास रखती है। एक सेक्ट बुद्धिज़्म के दूसरे सेक्ट से किस तरह से डिफरेंस है दोनों में, वो आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से पता होनी चाहिए, तब जाके हम इस तरह के क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि क्या महायान जो बुद्धिज़्म है उसमें ये फीचर्स थे, जैसे कि बुद्धा के डाइटिफिकेशन यानी कि बुद्ध की जो मूर्ति है क्या उस समय महायान में प्रचलित है। दूसरा है कि जिसमें बोधिसत्व के पाथ को ट्रेड किया जाता है यानी उसको माना जाता है। तीसरा है इमेज वर्शिप किया जाता है या नहीं किया जाता। तो आपको उसके प्रोविजंस पता होनी चाहिए यानी फीचर्स पता होनी चाहिए कि अगर ये संप्रदाय है कोई या ये फिर कोई धर्म है तो उसके फीचर्स क्या क्या हैं, वो किन चीज़ों को मानती है, किन लोगों को एड्रेस कर रही है, यानी कि समाज के छोटे लोगों के लिए है, यानी कि जो पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए है, क्या महिलाओं के लिए कुछ बोलता है वो, या फिर वो प्रिजनर्स के लिए कुछ बोलता है, या फिर शासक के जो नियम है, शासक को जो क्या करना चाहिए उसके बारे में बोलता है। तो आपको इन सारी डिटेल्स के साथ आपको उस चीज़ को फॉलो करना है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है कि विद रेफरेंस टू फोर्स्ड लेबर विस्टी इन इंडिया ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। तो यहाँ पर फोर्स्ड लेबर के ऊपर सवाल है। अब जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था इसी लेक्चर में कि जो भी टर्म्स रिलेटेड आपको आए जो कि आपको लगे कुछ स्पेशल टर्म है, जैसे कि विस्टी, आपको एनसीईआरटी में विस्टी टर्म कहीं ना कहीं आपको गुप्त पीरियड में मिल ही जाएगा। तो प्लीज़ उस चीज़ को वहाँ पर रुक के ये चीज़ जानने की कोशिश कीजिए कि यूपीएससी ने इस चीज़ के ऊपर क्वेश्चन पूछा है यानी कि विस्टी के बारे में। तो मेरे अंदर ये क्यूरियोसिटी ऑटोमेटिक हो जानी चाहिए और अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो जानी चाहिए कि अगली बार कुछ भी अगर इस तरीके के टर्म आ जाएँ, चाहे वो एंशिएंट इंडिया हो या मिडिवल इंडिया हो, जो भी हो, उसमें आपको जब कोई भी स्पेशल टर्म नज़र आए जो कि किसी पद को डिनोट करती हो या किसी सिक्के को डिनोट करती हो, किसी भी तरीके के जो स्पेशल चीज़ है उसको डिनोट करती हो, तो उसको आप नोट कर लें कि ये चीज़ किस चीज़ को डिनोट कर रही है और किस पीरियड की है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है
कि एक जो टर्म है वो इस पीरियड में कुछ और उसका मतलब हो, दूसरे पीरियड में उसका कुछ और मतलब हो। जैसे आज को हम जिला बोलते हैं, लेकिन मुगल पीरियड में हम लोग जो आज जिला बोलते हैं उसको शायद सरकार बोला जाता था या फिर कुछ और बोला जाता था। ग्राम समूहों को पहले क्या बोला जाता था, ग्राम पंचायत को चोल शासन में क्या बोला जाता था। ये सारे जो टर्म्स होते हैं वो आपको इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर विष्टि के बारे में पूछा गया है, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं कि इट वाज कंसीडर्ड ए सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट, ए सॉर्ट ऑफ टैक्स पेड बाय द पीपुल। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये स्टेट के लिए एक इनकम थी, विष्टि जो थी वो स्टेट के लिए इनकम थी। किस पीरियड में? गुप्ता पीरियड की बात हो रही है, ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो स्टेट के लिए एक इनकम थी और इसको पीपल से कलेक्ट किया जाता था एक टैक्स के रूप में। दूसरा है, इट वाज टोटली एब्सेंट इन द मध्य प्रदेश एंड काठियावाड़ रीजन्स ऑफ द गुप्त एम्पायर। तो इस दूसरे जो क्वेश्चन ऑप्शन है उससे ये हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर कोई चीज़ किसी शासक ने लागू की है तो किन क्षेत्रों में लागू की है और वो किस पीरियड में है। और अगर किसी शासक का नाम आपको उस समय मिल जाए तो वो और भी अच्छा है कि आप उस पीरियड का शासक का नाम भी उसको डिनोट कर ले कि हाँ इस शासन काल है उसमें इस शासक ने ये चीज़ लागू की है और किस क्षेत्र में की है वो तो आपको पता होना ही चाहिए। तीसरा है कि द फोर्स्ड लेबरर वाज इंटाइटल टू वीकली वेजेस। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो फोर्स्ड लेबरर थे यानी कि जिनसे काम कराया जाता था ज़बरदस्ती या फिर आप बोल सकते हैं टैक्स के रूप में, तो उनको वीकली वेजेस दिए जाते थे। चौथा है द इल्डेस्ट सन ऑफ द लेबरर वाज सेंट एज द फोर्स्ड लेबर। तो यहाँ पर ये भी प्रोविजन यहाँ बोला जा रहा है कि जो लेबरर था उसका जो इल्डेस्ट सन था उसको फोर्स्ड लेबर के तौर पे भेजा जाता था काम करने के लिए। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करने से यही पता चलती है कि हमारे लिए कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से पढ़ाई करनी है। क्योंकि हम लोगों ने कॉलेज के स्तर पे पढ़ाई की होती है जहाँ पे आप एक तरीके से बिल्कुल फ्री माइंड से पढ़ते हैं और हमारे पास बहुत सारे गाइड्स वगैरह आ जाते हैं एग्जाम के टाइम में, तो हमारी पढ़ाई पढ़ाई की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल गिर जाती है। तो प्लीज़ उस चीज़ को यहाँ पर अप्लाई ना करें। यूपीएससी के क्वेश्चन आप डिस्कस करके आप ये समझ जरूर गए होंगे कि यहाँ पर आपको अंडरस्टैंडिंग से काम लेना होगा, समझदारी से काम लेना होगा और आप इस परीक्षा को अपने साल देने वाले हैं। और आप जानते हैं कि अगर प्री ही क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो आपके 1 साल पूरे बर्बाद हो जाएंगे। 60 साल एक नॉर्मल आदमी की आयु होती है, 60 या 70 साल। और ये भी है कि अगर आप इसमें 5-10 साल लगाए जा रहे हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा ये बुरा इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। आपने अपनी जवानी के सबसे महत्वपूर्ण साल इसमें अपने इन्वेस्ट किए हैं तो प्लीज़ उसका रिटर्न ज़रूर लें और जितनी जल्दी से जल्दी लेंगे उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब अगर आपने कम से कम समय में इसको निकाल लिया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हायर पोस्ट पे जा पाएंगे। तो इस चीज़ को बिल्कुल इंश्योर करें कि अपनी पढ़ाई को बिल्कुल सीरियस लें और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो चाहे इस वीडियो से आप डिस्कस करें या फिर खुद से डिस्कस करें या फिर कहीं और चैनल से डिस्कस करें, लेकिन ज़रूर इसके टच में रहें। और साथ साथ जो आपके जो गाइडेंस आप कहीं से ना कहीं से लेते रहें, चाहे यूट्यूब के माध्यम से हो या फिर आपके ऑफलाइन टीचर हों उनके माध्यम से हो या फिर कोई सीनियर हो या फिर कोई ऑफिसर आपके रेंज में हो, तो उनसे ज़रूर गाइडेंस लेते रहें कि मेरी पढ़ाई में अगर कुछ कमी है तो बताएं, मैं इस तरीके से पढ़ाई करता हूँ या मुझे इस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, प्लीज़ मुझे गाइडेंस करें। तो गाइडेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, नहीं तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। 11 नंबर जो क्वेश्चन है ये है कि बिल्डिंग कल्याण मंडप वाज ए नोटेबल फीचर इन द टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन द किंगडम। अब देखिए मैंने अभी अभी आपसे जो डिस्कस किया कि मैंने बोला था कि कौन से शासन में किस शासक ने क्या काम किया है, किस रीजन में किया है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए उसी के ऊपर 11वां नंबर क्वेश्चन है। जैसे कि कल्याण मंडप है, यहाँ पर पूछा गया है कि वो एक टेम्पल कंस्ट्रक्शन में वो एक बहुत ही नोटेबल फीचर था, यानी कि बहुत प्रोमिनेंटली रूप से जब भी टेम्पल कंस्ट्रक्ट किया जाता था उस शासक के अंतर्गत, उस शासक ने जो भी टेम्पल कंस्ट्रक्ट करवाया तो कल्याण मंडप जरूर बनवाया उसमें। तो हमें तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कल्याण मंडप होता क्या है। हो सकता है कल को ये पूछ लिया जाए आपको यूपीएससी द्वारा कि कल्याण मंडप एंशिएंट इंडिया में या फिर मिडिवल इंडिया में एक टर्म है, आप बताइए कि ये किस चीज़ से संबंधित है। क्या वो स्तूप से संबंधित है या टेम्पल कंस्ट्रक्शन संबंधित है या फिर किसी आप बोल सकते हैं कि कब्र से संबंधित है, यानी टुम्ब जिसको बोलते हैं उससे संबंधित है, या फिर कोई आप बोल सकते हैं मस्जिद से संबंधित है। तो इस चीज़ को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि कौन सी जो टर्म है वो किस चीज़ के लिए उपयुक्त हो रही है और किस पीरियड की है, ये भी आपको इम्पोर्टेंट होना चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है कि कौन से किंगडम ने जो कल्याण मंडप को जो फीचर है वो अपने टेम्पल कंस्ट्रक्शन करने में उपयोग किया। तो जैसे में इसको 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चालुक्य, चंदेल, राष्ट्रकूट, विजयनगर। अब देखिए, अब ऑप्शन देख के भी आपको ये अंदाज़ा लगाना चाहिए कि यूपीएससी के लिए क्या इंपॉर्टेंट किंगडम है। जैसे कि आप चालुक्य का नाम लिया जा रहा है, चंदेल का नाम लिया जा रहा है, राष्ट्रकूट का नाम लिया जा रहा है, विजयनगर का नाम लिया जा रहा है। और ये जो नाम है वो यूपीएससी ने अपने ऑप्शन में इस्तेमाल किए हैं, यानी कि यूपीएससी इन सारे को इंपॉर्टेंट मानती है। तो प्लीज़ जब भी इन किंगडम के बारे में अपने किताबों में पढ़ें तो प्लीज़ उसके प्रति सतर्क हो जाएं कि यूपीएससी ने इसको ऑप्शन में मेंशन किया था और हो सकता है कल को ये क्वेश्चन बन के आपके सामने आ जाए।
और साथ साथ आपको जो टेम्पल आर्किटेक्चर का जो सवाल है तो उससे उससे आप ये आप डिस्कस कर सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कौन से जो राजा हैं उसने कौन से टेम्पल्स बनाई, किस फीचर्स का इस्तेमाल करते हुए बनाई, क्या उसमें जो आप गोपुरम की बात करते हैं या फिर कल्याण मंडप की बात करते हैं उसमें किस किस चीज़ का उपयोग किया, किस कला का उपयोग किया और कहाँ कहाँ पर मंदिर बनवाए। तो ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है 12वां नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर पहला जो स्टेटमेंट है कि इन द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत द इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन वाज नोन एज आमिल। फिर से वही चीज़ आपको फिर से आ गया आपके क्वेश्चन के रूप में। जैसे यहाँ पर आमिल आपको एक शब्द मिल रहा है, ये पूछा जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत के जब रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाती है तो उसमें जो रेवेन्यू कलेक्शन का जो इंचार्ज था उसको आमिल बोला जाता था। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी टर्म है वो किसी पद का है या फिर किसी सिक्के का है या फिर किसी और चीज़ का है, तो आपको ध्यान में रखना है वो किस चीज़ के लिए है और किस पीरियड के अंतर्गत है, किस शासक के अंतर्गत है, वो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। दूसरा है द इक्ता सिस्टम ऑफ सुल्तान ऑफ दिल्ली वाज एन एंशियंट इंडिजिनस इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो दिल्ली के सुल्तानों ने जो इक्ता सिस्टम लागू की वो एक्चुअल में वो प्राचीन भारत की ही एक इंस्टीट्यूशन थी, यानी कि पहले से ही भारत में व्याप्त ये संस्था थी, बस उसको एक नया नाम दिया गया। तो कैसा है, तो प्लीज़ आप जब भी एकता सिस्टम या जागीरदारी सिस्टम या फिर मनसबदारी सिस्टम इस तरीके के जब सिस्टम की बात करें जो कि विभिन्न शासकों ने विभिन्न समय पर लाया था, तो उसके बारे में डिटेल पता करें कि इसकी जो सिमिलरिटी है किसी और चीज़ से मिलती है कि नहीं। जैसे कि जमींदारी और जागीरदारी के ऊपर अभी आपने पहला क्वेश्चन देखा था जिसमें उन दोनों का अंतर पूछा गया था कि इन दोनों में जागीरदारी सिस्टम में और जमींदारी सिस्टम में क्या अंतर है। तो उसी तरीके से आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि एकता सिस्टम में मनसबदारी सिस्टम में क्या अंतर है, एकता सिस्टम में जागीरदारी सिस्टम में क्या अंतर है। इस तरीके से मैं जो बोलना चाह रहा हूँ आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो प्लीज़ इस अप्रोच से आप तैयारी कीजिए। तीसरा ऑप्शन ये है कि द ऑफिस ऑफ मीर बख्शी केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द रीन ऑफ खलजी सुल्तान्स ऑफ दिल्ली। अब देखिए यहाँ पर मीर बख्शी एक और टर्म आ गया। पहले ऑप्शन में आपको आमिल मिला, तीसरे जो ऑप्शन है उसमें आपको मीर बख्शी एक टर्म मिला है। तो आप ये चीज़ को समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट होता है आपको पद या फिर कोई भी इस तरह का जो टर्म है, जागीरदार है, मनसबदार है, आमिल है या फिर सूबेदार है या फिर मीर बख्शी है या दीवान है, तो इन सारे जो टर्म्स हैं वो आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हैं। 13वां नंबर हम लोग क्वेश्चन चलते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सेंट निम्बार्क वाज ए कंटेम्पररी ऑफ अकबर। तो यहाँ पर बोला जा रहा है सेंट निम्बार्क यानी कि संत जो निम्बार्क हैं वो अकबर के कॉन्टेम्पररी थे। तो क्या ऐसा है, तो आप इस क्वेश्चन को डिस्कस करके हमें ये पता चलता है कि संत लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे सिलेबस के हिसाब से, यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से हिसाब से, आईएएस की तैयारी के हिसाब से जो संत होते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पर संत निम्बार्क की बात हो रही है तो हो सकता है कल को आपको मेंस में भी संत निम्बार्क का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो संत निम्बार्क हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गए। संत कबीर इंपॉर्टेंट है, संत फिर आप बोल सकते हैं नानक इंपॉर्टेंट है। तो आपको इस तरीके से आपको इसी तरह के क्वेश्चन और भी प्रिडिक्ट करने चाहिए कि जैसे संत निम्बार्क का नाम आया तो और कौन से संत का नाम हो सकता है कल को सूफी संत का नाम आ जाए, ये भी हो सकता है। कल को हो सकता है कि शैव धर्म के ऊपर जो उसके फॉलोअर्स हैं नैनार और अलवार, आपने डिफरेंस सुने होंगे, तो उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाए। या फिर कर्नाटक का कोई संप्रदाय है तो उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि उसके जो प्रमुख जो संत हैं वो कौन है, उनकी क्या टीचिंग्स हैं, वो किन लोगों के लिए बात करते थे, किन के अधिकारों की बात करते थे, कौन सी कुप्रथाओं के बारे में बात करते थे, वो आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो संत निम्बार्क है वो अकबर के समकालीन थे, यानी कि जब अकबर जी रहा था तब निम्बार्क भी जी रहे थे, दोनों साथ साथ जी रहे थे। तो क्या ऐसा है, तो आपको इस चीज़ को भी रिलेट करना होगा कि इनके जो जन्म का पीरियड है वो कब है और वो किस शासक से मैच करता है। और अगर आपको जन्म का पीरियड पता हो गया और शासक का भी जन्म का पीरियड या फिर उसके शासनकाल का पीरियड पता हो गया तो आपको इस चीज़ को माइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर आपको दोनों को पता है तो आप मैच करके आसानी से पता कर सकते हैं कि दोनों साथ साथ जी रहे थे या नहीं। दूसरा ऑप्शन है कि संत कबीर। देखिए अब अभी मैंने कबीर का नाम लिया, अब दूसरे ऑप्शन में ही आपको ये चीज़ देखने को मिल रही है कि संत कबीर वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाई शेख अहमद सरहिंदी। तो यहाँ पर संत कबीर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है कि वो जो शेख अहमद सरहिंदी हैं उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कौन से संत के कौन कौन से जो मतलब उनके चेले थे, शिष्य थे, कौन थे। रामानंद के कौन शिष्य थे, रामानुजाचार्य के कौन शिष्य थे, कबीर के कौन शिष्य थे, रैदास के कौन शिष्य थे। या फिर आप इसी तरीके से सूफी में भी लागू कर सकते हैं, आप नैनार और अलवार है उसमें भी लागू कर सकते हैं, बुद्धिज़्म में भी लागू कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अप्रोच डेवलप करनी होगी। 14वां नंबर क्वेश्चन चलते हैं हम लोग।
विद रेफरेंस टू द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर बात हो रही है कि जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल यानी कि जो ब्रिटिश ने हम पे शासन किया उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो पहला स्टेटमेंट ये है कि महात्मा गांधी वाज इंस्ट्रूमेंटल इन द एवोल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इंडेंजर्ड लेबर। तो महात्मा गांधी मैंने आपको बताया ऑल टाइम हीरो है यूपीएससी के, हमेशा क्वेश्चन आएंगे इन पे। तो प्लीज़ महात्मा गांधी के रिगार्डिंग आपको जो भी जानकारी मिले और उसको आप अच्छे से समझ के उसको तैयारी आप उसका नोट्स ज़रूर बनाएं। तब इसमें बोला जा रहा है कि जो इंडेंजर्ड लेबर का जो सिस्टम था उसके एबोलिशन में यानी उसके खात्मे में महात्मा गांधी का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल था। तो क्या ऐसा था? तो आपको इस क्वेश्चन ऑप्शन को डिस्कस करके ये पता चलता है कि कौन से जो महत्वपूर्ण नेता हैं उन्होंने कौन कौन से काम किए, उन्होंने किन किन कुप्रथाओं और किन किन कानूनों को रद्द करने में या फिर किस चीज़ में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। जैसे कि सरदार पटेल का बात आता है तो हमको ये चीज़ पता है कि उन्होंने भारत की यूनिटी या फिर यूनिफिकेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर अम्बेडकर की बात होती है तो उनके साथ दलित का नाम जुड़ जाता है कि उन्होंने दलितों के लिए पुनः पैक्ट किया और उनके लिए संविधान में प्रोविजंस बनाए। उसी तरीके से महात्मा गांधी की बात करती है तो उन्होंने आप कह सकते हैं जो क्रिएटिव वर्क्स थे, जो कि जब दो आंदोलन के बीच में जो खाली समय रहता था उसमें क्रिएटिव वर्क कराते थे। जैसे कि आप बोल सकते हैं स्वच्छ भारत, आप बोल सकते हैं जो स्वच्छता की बात है वो करते थे। फिर सबको साथ लेके चलने की बात करते थे, सबकी इक्वालिटी की बात करते थे गांधी जी, और साथ साथ सबकी शिक्षा की बात करते थे, महिलाओं के अधिकारों की बात करते थे। तो ये सारे जो चीज़ हैं आपको पता होनी चाहिए कि कौन से जो हमारे नेता हैं उन्होंने किस चीज़ में ज़्यादा योगदान दिया, उनकी मान्यताएं क्या थी, उनके राजनीतिक गुरु कौन थे। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि इन सब पे क्वेश्चन आते रहते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि इन लॉर्ड चेम्सफोर्ड्स वॉर कॉन्फ्रेंस महात्मा गांधी डिड नॉट सपोर्ट द रिजोल्यूशन ऑन रिक्रूटिंग इंडियंस फॉर वर्ल्ड वार। तो यहाँ पर लॉर्ड चेम्सफोर्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि आपको देख रहे हैं कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। और साथ साथ लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बारे में क्या बोला गया कि उन्होंने एक वार कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया था जिसमें उसमें गांधी जी ने उस चीज़ को सपोर्ट नहीं किया क्योंकि उसमें वर्ल्ड वार जब हो रहा था उस समय, तो उसमें जो इंडियन की भर्ती की बात थी, वर्ल्ड वार में शामिल होने की बात थी, तो उसमें चेम्सफोर्ड ने ये कहा था कि जो इंडियंस हैं वो भी वर्ल्ड वार में भाग लेंगे, जिसका क्या गांधी जी ने सपोर्ट नहीं किया था, ये ऑप्शन में पूछा गया है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें कि कोई भी वायसराय ने जब कोई कदम उठाया, जैसे कि इरविन की बात हो, गांधी इरविन पैक्ट की बात हो, या फिर 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, तो उसमें कौन कौन ने भाग लिया, उसमें किन मुद्दे पर असहमति बनी, किस पे सहमति बनी। नेहरू ने 14 जो मोतीलाल नेहरू उन्होंने 14 सूत्री जो कार्यक्रम है, जिन्ना ने जो 14 सूत्री कार्यक्रम है वो लाया, तो उसको उसमें क्या प्रोविजंस थे, कैबिनेट मिशन क्यों फेल हुआ उसके क्या प्रोविजंस थे, क्रिप्स मिशन क्यों फेल हुआ उसके क्या प्रोविजंस थे, किसने सपोर्ट किया उसको, किस दल ने सपोर्ट किया, किस किस नेता ने सपोर्ट किया, किसने सपोर्ट नहीं किया, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तीसरा है कॉन्सिक्वेंट अपॉन द ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट लॉ बाई इंडियन पीपल द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज डिक्लेयर्ड इलीगल बाई द कॉलोनियल रूलर्स। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब सॉल्ट लॉ तोड़ा गया, जब आप बोल सकते हैं कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन में जब नमक का कानून तोड़ा गया पूरे देश में, तो उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि आज की जो कांग्रेस है उसको इलीगल बोल दिया गया या इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया, जो हमारी जो उस समय की ब्रिटिश सरकार थी उसके द्वारा। तो क्या ये सही है? तो किसी आंदोलन के समय ब्रिटिश का रिस्पांस क्या रहा, जैसे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात यहाँ पर हो रही है, हो सकता है क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में पूछ लिया जाए कि उसमें किसने भाग लिया, क्या कांग्रेस ने भाग लिया था, क्या गांधी जी उसमें भाग लिया था, उसको कब लागू किया गया, किस तारीख को लागू किया गया, क्विट इंडिया मूवमेंट कब से लॉन्च किया गया, क्यों बंद हुआ क्विट इंडिया मूवमेंट, और जो जैसे कि असहयोग आंदोलन है उसमें कौन कौन से जो नेता है वो जेल गए, या फिर उन्होंने किस क्षेत्र में उन्होंने प्रतिनिधित्व किया, जैसे कि राजा गोपालाचारी ने क्या चेन्नई से किया, महात्मा गांधी ने अपने अहमदाबाद से किया। तो आपको ये सारी चीज़ें डिटेल जो हैं वो पता होनी चाहिए। तो आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सारी चीज़ें मैंने जितनी सीखी हैं मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से आपके तक पहुँचाता रहूँगा। 15 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि विद रेफरेंस टू इंडियन नेशनल मूवमेंट कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। ये जो GS1 का जो सिलेबस है उसमें आपको देखने को मिलता है, जो फ्रीडम स्ट्रगल है उससे ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि जो पर्सन है एक तरफ और दूसरी तरफ पोजीशन हेल्ड है, यानी कि ये जो आपकी तरफ एक तरफ व्यक्ति के नाम है और दूसरी तरफ उन्होंने किस संस्था में कौन सा पद संभाला, इसके ऊपर सवाल है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले तो हमें ये चीज़ सीखने को मिलती है कि कौन कौन से जो नेता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर तेज बहादुर सप्रू का नाम ऑप्शन में है, KC नियोगी का नाम है, PC जोशी का नाम है,
तो सिर्फ महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि तेज बहादुर सप्रू हो, चाहे विनय दामोदर सावरकर जिसको वीडी सावरकर बोलते हैं, या फिर चापकर बंधु बोलते हैं, या फिर लाला लाजपत राय बोलते हैं, या फिर बाल गंगाधर तिलक बोलते हैं, सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ये ऑप्शन से आप इसको एनालाइज कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि ऑप्शन में आया है तो कल को क्वेश्चन बन के भी आ सकता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 नाम आपको देखने को मिल रहे हैं जो बिल्कुल यूनिक तरह के लगते हैं। और दूसरे तरफ आपको ये पूछा गया है कि ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तीसरा है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो आपको ये दल भी आपको आपको आपके ऑप्शन में दिए गए हैं, तो आपके लिए ये दल भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन है, फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, फिर तीसरा है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है। तो अगर आपने फ्रीडम स्ट्रगल आप किताब में पढ़ रहे होंगे तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि जो दल हैं वो इसका आप जिक्र चूँकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में था, तो वो दल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके लिए आपको उसके फाउंडर के नाम पता होनी चाहिए, वो दल किस चीज़ के लिए बना था, वो किन मांगों की मांग कर रहा था। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चलती है। 16 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन है कि विद रेफरेंस टू मियां तानसेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ नॉट करेक्ट। तो मियां तानसेन आप जानते हैं कि हमारे जो मिडिवल इंडिया है उस समय जो अकबर का पीरियड था उसमें जो 9 रत्न थे उसमें एक तानसेन भी एक रत्न थे जो कि संगीत गायन करते थे। तो इसमें ये बोला गया है कि तानसेन से रिलेटेड सवाल है, तो तानसेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसी के साथ सिर्फ तानसेन ही इंपॉर्टेंट नहीं होते बल्कि अकबर के जो शासनकाल में, या फिर आप बात कर सकते हैं जो आपने सुना होगा शिवाजी के अंदर अष्टदिग्गज थे। फिर उसी तरीके से आप बात कर सकते हैं जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं उनके अंदर भी कालिदास और बहुत सारे जो आर्यभट्ट इस तरीके के पर्सनालिटीज़ थे। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इन पर्सनालिटीज़ के बारे में आपको डिटेल से पता होनी चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर तानसेन के ऊपर सवाल है तो कल को आर्यभट्ट के ऊपर पूछा जा सकता है, या फिर कालिदास के ऊपर पूछा जा सकता है, या फिर अष्टदिग्गज जो हैं शिवाजी के उसके अंतर्गत पूछा जा सकता है। या फिर आप बात कर सकते हैं जो कृष्णदेवराय हैं उनकी भी ऐसी ही एक मंत्री परिषद थी, उसके ऊपर सवाल पूछा जा सकता है, जैसे कि तेनालीराम का नाम आपने सुना होगा। तो इस तरीके से आपको उनकी डिटेल के बारे में पता होनी चाहिए, न सिर्फ शासक के बल्कि उनके अंदर कोई कवि हो, कोई वैज्ञानिक हो, कोई आप बोल सकते हैं गणितज्ञ हो, कोई गायन शैली में हो, तो आपको उनके डिटेल के बारे में भी पता होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, तो पहला वो ऑप्शन है कि तानसेन वाज द टाइटल गिवन टू हिम बाय द एम्परर अकबर। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि तानसेन जो टाइटल था वो अकबर ने उसे दिया था। दूसरा ऑप्शन है कि तानसेन कंपोज्ड ध्रुपद्स ऑन हिंदी गॉड्स एंड गॉडेस। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो तानसेन है उन्होंने हिंदू गॉड और गॉडेस पे, यानी हिंदू देवी देवताओं पे ध्रुपद तैयार किए। तीसरा है कि तानसेन कंपोज सॉन्ग्स ऑन हिज पैट्रोन्स। ये तीसरा ऑप्शन ये है कि तानसेन ने अपने संरक्षकों के लिए गाने बनाए। चौथा है कि तानसेन इन्वेंटेड मेनी राग्स। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि तानसेन है उन्होंने बहुत सारे राग बनाए। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि उस पर्टिकुलर जो आदमी है या फिर जो व्यक्तित्व है जो किसी शासक के अंतर्गत है, उसने क्या क्या काम किए, उसको टाइटल कहाँ से मिले, उसने किस चीज़ की रचना की, यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या उसने किसी किताब की रचना की, किसी गायन शैली का आविष्कार किया, किसी वाद्य यंत्र का आविष्कार किया, ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर्स शिफ्टेड एम्फेसिस फ्रॉम इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स टू एल्बम एंड इंडिविजुअल पोर्ट्रेट। अब मुगल पीरियड के ऊपर सवाल है कि इसमें पूछा जा रहा है कि कौन से जो मुगल शासक थे उन्होंने अपना जोर जो है वो एल्बम के ऊपर दिया और इंडिविजुअल पोर्ट्रेट के ऊपर दिया। जैसे कि शाहजहाँ का एग्जांपल है, तो शाहजहाँ के टाइम में जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ, जैसे कि ताजमहल जैसे जो आर्किटेक्चर है वो बहुत सारे बनाए गए। जहांगीर की बात करें तो चित्रकारी के लिए उनका बहुत ज़्यादा फेमस है। अकबर की बात करें तो उसमें धार्मिक सहिष्णुता और जो आप बात करते हैं जो सुधार हैं, भूमि सुधार हैं, उसके ऊपर आप बात कर सकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो उस समय आप जानते हैं कि बाजार सुधार उसने किए थे और बहुत ही कठोर दंड का प्रावधान था, मूल्य नियंत्रण प्रणाली उसने अपनाई थी। तो इस तरीके जो मेन जो शासकों ने कुछ खास किया है अपने टाइम में, जैसे कि आप मोहम्मद बिन तुगलक का भी एग्जाम्पल लीजिए जिसने टोकन मुद्रा चलाई थी। तो इस तरीके जो खास काम किसी शासक ने किए हैं वो आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 18वां नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क लाइज कम्प्लीटली इन द टेम्परेट अल्पाइन जोन। तो यहाँ पर नेशनल पार्क की बात हो रही है, तो आपके लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कल को आपको नेशनल पार्क चाहे चर्चा में आए, चाहे फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो या फिर कोई प्रोटेक्टेड एरिया हो, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात हो, प्रोजेक्ट टाइगर की बात हो, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल की बात हो, प्रोजेक्ट डॉल्फिन की बात हो, तो वो सारी चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है।
और नेशनल पार्क में तो आपको ये सारी चीज़ें जो हैं मैंने आपको बताई, ये चीज़ आपको ध्यान से आपको डिस्कस करनी है कि अगर कोई स्पीशीज़ न्यूज़ में आए तो वो स्पीशीज़ कौन सी एरिया में पाई जाती हैं, क्या वो उसका वो नेचुरल हैबिटेट है, ये जानना है। वो IUCN की रेड लिस्ट में कौन सी लिस्ट में आती है, और वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के कौन से शेड्यूल में आती है, वो जो पक्षी है उसकी क्या खासियत है। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वो जो नेशनल पार्क है किस राज्य में पड़ता है, वो कौन कौन जिलों को कवर करता है, ये सारे आप जब मैप खोलिएगा उस अगर कोई पार्क न्यूज़ में है या फिर कोई भी प्रोटेक्टेड एरिया न्यूज़ में है, तो आपको प्रॉपर्ली उस चीज़ को मैप में लोकेट करना चाहिए और देखना चाहिए कि उसके डिटेल्स क्या क्या हैं, उसमें कौन कौन सी स्पीसीज़ पाई जाती हैं। जैसे कि आसाम में आप काजीरंगा का नाम सुना होगा, वहाँ पे गैंडे पाए जाते हैं। तो इस तरीके से आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। अब देखिए यहाँ पर 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो मैंने बताया आपको ऑप्शन से भी यूपीएससी के लेवल का पता चलता है कि वो किस चीज़ को ध्यान देना चाहती है। जैसे कि यहाँ पर मानस नेशनल पार्क है, नामदफा नेशनल पार्क है, न्योरा वैली नेशनल पार्क है और वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क है। तो ये चारों का नाम यूपीएससी ने अपने सिलेबस अपने ऑप्शन में लिया है। तो आप जानते हैं कि इस तरीके जो सवाल है उसके ऊपर सवाल आपको फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। तो प्लीज़ आप नेशनल पार्क अगर यूपीएससी के जब आपको ऑप्शन में दिखने को मिल रहे हैं तो उसके रिलेटेड सवाल भी आपको तैयार रखने चाहिए। हो सकता है अगले साल उसके ऊपर सवाल आ जाए। और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन से जो नेशनल पार्क है वो टेम्परेट अल्पाइन जोन में पाया जाता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगली बार कोई भी नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर आए न्यूज़ में, तो आपको ये चीज़ जानना है कि वो टेम्परेट अल्पाइन जोन में पाया जाता है या फिर हिमालयन जोन में पाया जाता है या फिर कोई डिजर्ट में पाया जाता है। उसकी टेम्परेचर क्या है, उसकी वेजिटेशन क्या है, ये आपको पता होनी चाहिए। 19 नंबर क्वेश्चन है, अटल इनोवेशन मिशन इज सेट अप अंडर द। तो अटल इनोवेशन मिशन एक है जो बहुत ही प्रोमिनेंटली न्यूज़ में था, जिसको आप बोल सकते हैं कि मोदी जी की एक बहुत ही अच्छी स्कीम थी। तो ये बोला जा रहा है कि उसको किसके अंडर सेटअप किया गया। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें आपका डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, नीति आयोग है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है। तो ये चारों जो डिपार्टमेंट है या फिर जो भी इंस्टीट्यूशन आपको ऑप्शन में दिख रहे हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अगली बार अगर ये इंपॉर्टेंट जो हमें जो चारों ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल रहे हैं, अगर वो कोई नई स्कीम चलाते हैं तो प्लीज़ उसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और साथ साथ अटल इनोवेशन मिशन की बात हो रही है, तो ये आपको सवाल में इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि समय समय पर जो मोदी जी हमारे हैं वो अक्सर इसकी बात करते रहते हैं और इसके बहुत सारे फ़ायदे इसको गिनाए गए थे इसके। तो इस चीज़ के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि खासकर आप अगर देखें कि हमारे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति किसी स्कीम की बार बार चर्चा कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी मिशन है वो किस मिनिस्ट्री ने उसको लागू किया है, किस डिपार्टमेंट के अंदर है या फिर कोई इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर है, क्या वो स्टैट्यूटरी बॉडी है या फिर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। क्या वो ऑटोनोमस बॉडी है, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। वो कौन से डेट पे है, कौन से साल लागू की गई है, ये भी अगर आपको पता हो तो हो सकता है कल को डेट को रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये जो 4 स्कीम है उसको कब कब लॉन्च किया गया है, उसको आप मिलान कीजिए। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो प्लीज़ इसका आप ध्यान रखेंगे। 20वां नंबर क्वेश्चन है कि ऑन 21 जून द सन। तो 21 जून के ऊपर सवाल है और ये आपको एनसीईआरटी से बिल्कुल बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। अगर एनसीईआरटी आपने ज्योग्राफी पढ़ी है, 6 क्लास की भी पढ़ी होगी, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है कि डज नॉट सेट बिलो द हॉरिजन एट द आर्टिकल सी आर्कटिक सर्कल। दूसरा है कि डज नॉट सेट बिलो द हॉरिजन एट अंटार्कटिक सर्कल। तीसरा है साइंस वर्टिकली ओवरहेड एट नून एट द ऑन द इक्वेटर। चौथा है साइंस वर्टिकली ओवरहेड एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो ये बिल्कुल नॉर्मल सा सवाल है। आपने अगर एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड आपको पता है, अच्छे से समझते हैं उस चीज़ को, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, इससे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि आप जो बेसिक चीज़ें हैं उसको समझते हैं कि नहीं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो क्लास 6 से उठाए गए हैं क्वेश्चन या फिर क्लास 10 से उठाई गई है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम ये जो बेसिक से बेसिक चीज़ें हैं, जो लैटिट्यूड की बात है, लॉन्गिट्यूड की बात है, हम उसको भी नहीं समझ सकते तो हम कौन से अधिकारी बन पाएंगे, किस लेवल के अधिकारी बनेंगे, वो हमारे लिए सोचनीय स्थिति है। तो प्लीज़ इन सारी चीज़ों को जो बिल्कुल मेंशन की गई हैं किताबों में, आप उसको समझने की कोशिश करें कि आखिर दिन रात कैसे चेंज करते हैं, या फिर कोई भी चीज़ हो, सिर्फ दिन रात की बात नहीं है, कोई भी चीज़ हो, आप प्लीज़ उसको ध्यान दें और समझने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आपने समझने की आदत डाल ली तो आप हर चीज़ में समझने की कोशिश करेंगे और समझदारी ही ज्ञान होता है। और समझदार आप जानते हैं कि समझदार इंसान ही तरक्की करता है। तो प्लीज़ समझदारी के अप्रोच को डेवलप करें और तैयारी को अपने इसी तरीके से आगे बढ़ाएं।
21 नंबर क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स वाज डोमेस्टिकेटेड इन द न्यू वर्ल्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड इन द ओल्ड वर्ल्ड। तो सबसे पहले तो हमारे लिए ये जो नए टर्म है न्यू वर्ल्ड ओल्ड वर्ल्ड, ये हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये क्या है। तो प्लीज़ इस तरीके के जो टर्म न्यूज़पेपर में आते रहते हैं, जैसे कि आपको एग्जांपल दे देता हूँ मैं, जैसे कि ग्लोबल साउथ की बात होती है, या साउथ साउथ कोऑपरेशन की बात होती है, डेवलपमेंट कंट्रीज़ की बात होती है, पुअर कंट्रीज़ की बात होती है, तो हमें पता है, सिर्फ इतना पता होता है कि हाँ डेवलप मतलब विकसित देश, डेवलपिंग मतलब विकासशील देश, लेकिन हमें प्रॉपर डिफिनेशन नहीं पता होता कि किस बेसिस पे इसको कैटेगराइज किया जाता है। यानी कोई तो लिमिट होगी ना कि इस डॉलर के आगे अगर प्रति व्यक्ति आय है तो उसको डेवलप माना जाएगा, या फिर क्या क्राइटेरिया है कि उस कंट्री को पुअर माना जा रहा है, या फिर कौन सी जो बात है जिसके चलते साउथ साउथ कोऑपरेशन की बात हो रही है उसमें कौन से देश शामिल हैं, क्या उसमें सिर्फ साउथ के देश शामिल हैं या फिर नॉर्थ के भी शामिल हैं, उसका क्राइटेरिया क्या है कि साउथ साउथ कोऑपरेशन वाले देश एक साथ हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ब्रिक्स की बात है तो ब्रिक्स कैसी संस्था है, उसमें कौन से देश शामिल हैं, उसमें कोई कॉमनैलिटी है या नहीं है, G4 नेशन क्या है। तो आपको ये चीज़ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी। कोई भी संस्था का नाम है, कोई भी नाम है, तो आपको उस चीज़ के डिटेल में जानना है कि आखिर वो ऐसा क्यों है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इसमें से कौन सी जो ग्रुप ऑफ प्लांट हैं उसको न्यू वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस किया गया था, जो जिसको न्यू वर्ल्ड में डोमेस्टिकेट किया गया था और ओल्ड वर्ल्ड में लाके उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। यानी कि पहले वो न्यू वर्ल्ड में पहले से था और उसको बाद में ओल्ड वर्ल्ड में लाया गया। तो पहला ऑप्शन है टोबैको, कोकोआ एंड रबर, दूसरा है टोबैको, कॉटन एंड रबर, तीसरा है कॉटन, कॉफ़ी एंड शुगर केन, और चौथा है रबर, कॉफ़ी एंड वीट। तो आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप बिल्कुल अपने जब एनसीईआरटी की किताब पढ़ी होगी तो इसमें आपको इस चीज़ का मेंशन आपको मिल जाएगा। और आपको अब तक नहीं मिल पाया क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नहीं डिस्कस किया था। आप अब चूँकि इस चीज़ को जान गए हैं तो आपको ध्यान इसके अंदर ऑटोमेटिक चला जाएगा। जब भी आप उस चीज़ को पढ़ेंगे तो आपका ध्यान ऑटोमेटिक जाएगा कि मैंने इस चीज़ को जो डिस्कशन हो रहा था उसमें मैंने सुना था, और इस तरीके से आपकी तैयारी जो है वो बिल्कुल नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ जाएगी। 22 नंबर क्वेश्चन है कि एशियाटिक लायन इज़ नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। दूसरा है कि डबल हम्प्ड कैमल इज़ नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। तीसरा है वन हॉर्न राइनोज इज़ नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। तो मैंने आपको पहले ही बताया था अभी कुछ देर पहले कि कोई भी अगर स्पीसीज हो वो न्यूज़ में आए तो आपको ये पता करना है कि वो कहाँ पे रहती है, उसका नेचुरल हैबिटेट कहाँ है। तो ये देखिए नेचुरल हैबिटेट के ही ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि नेचुरली फाउंड इन। द नेचुरली फाउंड इन का मतलब ही होता है कि उसका नेचुरल हैबिटेट कहाँ पे है। अब आपको देखिए यहाँ पर एशियाटिक लायन की बात हो रही है, डबल हम्प्ड कैमल की बात हो रही है, वन हॉर्न राइनो की बात हो रही है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो तीनों प्राणी है वो अक्सर न्यूज़ में आते रहते हैं, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्राणी है ये तीनों। और हमें इसके स्टेटस के बारे में पता होना चाहिए कि जो IUCN में है वो कौन सी लिस्ट में आते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में कौन सी लिस्ट में आते हैं, इसके लिए कोई कानून चल रहा है क्या, इसके लिए कोई प्रोजेक्ट चल रहा है क्या सरकार के स्तर पे। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर कौन कौन से नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है जहाँ पे ये जो तीनों प्राणी हैं वो देखने को मिलते हैं। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ ताकि जो आपकी तैयारी है वो बिल्कुल ओवरऑल अब तक जितने तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बेसिस पे आप तैयार कर सकें अपने क्वेश्चन को या फिर बुक रीडिंग के पैटर्न को। 23 नंबर क्वेश्चन हम लोग चलते हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो यहाँ पर फेमस प्लेस एक तरफ है, एक तरफ रिवर है। तो आप देख सकते हैं कि 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक, जिसमें आपको पेयर्स के रूप में दिए गए हैं, आपको मैच द फॉलोइंग करना को पूछा गया है। तो प्लीज़ इस चीज़ को अप्रोच को आप डेवलप करें। और देखिए इसमें फेमस प्लेस है और रिवर है। तो यहाँ पर पंढरपुर पहले तरफ है, दूसरी तरफ तिरुचिरापल्ली है और तीसरा है हम्पी। और रिवर का नाम में देखिए चंद्रभाग है, कावेरी है और मालप्रभा है। तो पहले तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो नाम मेंशन किए गए वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। साथ साथ इसी तरह के और नाम है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि चंद्रभाग का यहाँ पर बात की जा रही है तो कल को हमें यमुना के बारे में पूछा जा सकता है, कावेरी है तो कल को गोदावरी के बारे में पूछा जा सकता है, ब्रह्मपुत्र के बारे में पूछा जा सकता है, किसी दूसरे ट्रिब्यूटरी के बारे में पूछा जा सकता है, बराक रिवर के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रिवर के नाम हमें प्रॉपर पता होनी चाहिए। साथ साथ कौन सी रिवर की कौन सी ट्रिब्यूटरी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी उसकी कौन है, सबसे छोटी कौन है। तो ये सारी जो अप्रोच है आपको मैप में देखिएगा तो कुछ ज़्यादा ही अच्छे से डिस्कस हो जाएगा और इसके बारे में आपको ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये अप्रोच आपको डेवलप करनी ही होगी क्योंकि यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चन अब इसके ऊपर क्वेश्चन अब बना रही है इस तरह के क्वेश्चन। तो इस आपको देख रहे हैं प्लेस का नाम है पंढरपुर, तिरुचिरापल्ली और हम्पी। और तो ये कौन से जो मैचिंग का क्वेश्चन है तो कौन सी जो रिवर के किनारे कौन सा जो शहर है वो बसा हुआ है। तो आप जब तक मैपिंग नहीं प्रैक्टिस करेंगे ये चीज़ आपको पता नहीं चलेगा। तो जब भी आपको कोई शहर आए, हड़प्पन साइट हो या फिर कोई
गुप्त कालीन पीरियड का हो या मुगल पीरियड का कोई शहर हो या फिर अंग्रेज़ों का ही कोई टाइम का कोई शहर क्यों ना हो, आप प्लीज़ उसको मैप में लोकेट कीजिए और देखिए उसके आसपास कौन सी चीज़ें हैं, जैसे कि कोई शहर है, कोई नहर है या फिर कोई आप बोल सकते हैं कोई बंदरगाह है वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। 24 नंबर क्वेश्चन है, इन ए गिवन ईयर इन इंडिया ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन्स आर हायर इन सम स्टेट दैन इन अदर्स बिकॉज। यहाँ पर बोला जा रहा है कि हमारे जो देश है उसमें जो पॉवर्टी लाइन का जो डिफिनेशन है ना, वो कुछ स्टेट में हायर है, कुछ स्टेट में लोअर है। तो ऐसा क्यों है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है कि पॉवर्टी रेट्स वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। दूसरा है प्राइस लेवल्स वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। तीसरा है ग्रॉस स्टेट प्रोडक्ट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। चौथा है क्वालिटी ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। तो ये बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें यह पूछा जा रहा है कि जो हमारे सिलेबस में जो सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि पॉवर्टी और हंगर से रिलेटेड जो टॉपिक है वो हमारे सिलेबस में मेंशन है, जिस पेपर 2 में भी है, 1 में भी है। तो प्लीज़ इसके ऊपर सवाल पूछा गया है तो बिल्कुल जायज़ है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो पॉवर्टी लाइन का जो डिमार्केशन किया जाता है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। तो ऐसा क्यों है? तो ये क्यूरियोसिटी की सवाल है एक तरह से। और आपने अगर एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा होगा, इकोनॉमिक्स वगैरह को, तो वो इस क्वेश्चन का आप आंसर आसानी से देख सकते हैं। और साथ साथ स्टैंडर्ड बुक्स में भी इस तरीके की जो क्वेश्चन है उसको आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। तो लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लगातार संपर्क में बने रहें। और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। तो आज के लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, मैंने जो मेहनत की है इतनी देर, अगर आपको उसमें आपको कुछ भी फ़ायदा हुआ हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। क्योंकि आपकी हर एक लाइक, आपका हर एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है और हम इसी तरीके की वीडियोज़ लाते रहते हैं और लाएँगे और आपकी प्रिपरेशन को और भी सुदृढ़ करेंगे। तरह तरह के वीडियो लाएँगे, अभी तो शुरुआत है। और आप हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, इससे हमें इंकरेजमेंट मिलती है। ह्यूमन साइकोलॉजी की बात है, इसमें कोई भी शर्म की बात नहीं है। हर एक लाइक आप जानते हैं कि अगर आपको कोई अप्रिशिएट करता है तो वो आपको मोटिवेशन देता है। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आपको याद दिलाना चाहूँगा कि प्लीज़ जाने से पहले इस चीज़, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई सजेशन हो, आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ उसको मेंशन करें अपने कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको इस वीडियो में कोई कमी हो तो वो भी बताएं, हम बिल्कुल उसमें सुधार करेंगे। तो चलिए अब 25 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डू सम साइंटिस्ट सजेस्ट द यूज ऑफ साइरस क्लाउड थिनिंग टेक्निक एंड द इंजेक्शन ऑफ सल्फेट एरोसोल इनटू द स्ट्रेटोस्फेयर। तो यहाँ पर सवाल ये पूछा जा रहा है कि जो कुछ साइंटिस्ट हैं वो सजेस्ट करते हैं कि जो साइरस क्लाउड थिनिंग टेक्निक है और जो सल्फेट एरोसोल को स्ट्रेटोस्फेयर में इंजेक्शन करने की जो टेक्निक है उसका कहाँ उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि क्रिएटिंग द आर्टिफिशियल रेन इन सम रीजन, यानी फिर कहीं पे कोई रीजन है वहाँ पे वर्षा नहीं होती है तो वहाँ पर कृत्रिम वर्षा कराने में होती है इस टेक्निक का उपयोग। दूसरा है कि रिड्यूसिंग द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन आते रहते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी, यानी कि बार बार जो आते रहते हैं उसको कम करने में, और जो जितनी तीव्रता से आती है उसकी तीव्रता को भी कम करने में इन दोनों टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है। तीसरा ऑप्शन है कि रिड्यूसिंग द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ सोलर विंड ऑन अर्थ। तो जो सोलर विंड चलते रहते हैं सोलर पे, यानी सन के पास जो सोलर विंड चलते रहते हैं उसके जो प्रभाव पड़ते हैं पृथ्वी पर, उसको घटाने के लिए इन दोनों तकनीक का उपयोग किया जाता है। या फिर चौथा है रिड्यूसिंग द ग्लोबल वार्मिंग। तो ये बोला जा रहा है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको रिड्यूस करने के ये दोनों टेक्निक काम आती है। तो ये बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड देयर एप्लीकेशन एंड इफेक्ट इन एवरीडे लाइफ। ये सिलेबस 3 में आपका GS 3 में आपको मेंशन है, आप देख सकते हैं उसको। तो वहाँ से ये सवाल बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करके हमें ये पता चलती है कि कोई टेक्नोलॉजी है, कोई टेक्निक है, चाहे जीरो फार्मिंग हो, नेचुरल फार्मिंग हो या जीरो बजट फार्मिंग हो। इसी तरीके से जो क्लाउड थिनिंग टेक्निक यहाँ पर बात हो रही है, या फिर क्रायोजेनिक आपको इंजन देखने को मिलता है। तो इस तरीके की जितने भी टर्मिनोलॉजीज़ है या फिर कोई नई जो स्कीम है, जो नई टेक्नोलॉजी है और नया कोई इन्वेंशन हुआ है, कोई इनोवेशन हुआ है जिसके चलते बहुत ही क्रांतिकारी प्रभाव आने वाले हैं, या फिर उसका उपयोग किसी समस्या के समाधान में आ सकता है, तो उस चीज़ को आप बिल्कुल डिस्कस करें। आप उसको अच्छे से समझें कि इस चीज़ का उपयोग किस चीज़ में किया जा सकता है और उस चीज़ को बनाने में कौन सी प्रक्रिया का उपयोग हुआ है। जैसे कि PSLV रॉकेट है, GSLV रॉकेट है, उसमें कई सारी स्टेजेस होती हैं, तो उसके ऊपर सवाल पूछ चुकी है UPSC। तो इसलिए मैं इस अप्रोच को डेवलप करने की बात कर रहा हूँ कि इस तरह की कोई भी इन्वेंशन हो, जैसे कि GM मस्टर्ड क्रॉप की बात होती है, तो उसमें कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसके क्या प्रभाव हैं, क्या कारण है, वो सारी आपको पता होनी चाहिए, तब जाके इस तरह के क्वेश्चन का आंसर आप दे पाएंगे।
तो आज के वीडियो में हम लोग बस इतना ही डिस्कस करेंगे। हम लोग हर दिन 1 से 25 तक के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और 4 दिन में 1 साल के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आपने बहुत ही धैर्य से सुना और प्लीज़ जाते-जाते मैं फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भूलिएगा मत। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कुछ कमेंट हो तो सजेस्ट करें और आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर डिस्कशन एंड जय हिंद।